नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम यहां पर पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है, आर्द्र भूमि और जलग्रस्त भूमि के बारे में। तो प्यारे मित्रों, आज हम इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं। साथ में ये जानेंगे कि ये क्या होता है। इसके अलावा इसमें रामसर सम्मेलन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर जो वेटलैंड्स हैं भारत में वर्तमान में जो रामसर साइट है उसमें कितनी हमारी वेटलैंड शामिल की गई हैं और टोटल वेटलैंड भारत में इस समय कितनी हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे, तो बने रहें मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं वेटलैंड्स के बारे में। देखिए, आर्द्र भूमि और जलग्रस्त भूमि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स। मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिख रखी है, आप लोग परिभाषा को लिख लीजिएगा। नमी या दलदल भूमि वाले क्षेत्र जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है या कहा जाता है, और ये क्षेत्र कहाँ विशेष रूप से पाए जाते हैं, जहां नमी पाई जाती है। कहने का मतलब वेटलैंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जलग्रस्त भूमि, ऐसी भूमि जहां पर काफी समय तक जल का डिपोजिशन बना रहता है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है आर्द्र भूमि या जलग्रस्त भूमि। और ये ऐसे क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर ज़्यादा समय तक पानी जमा होने की संभावना होगी। और जगह कहाँ हो सकती है, जैसे जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, जैसे हमारे देश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। अब आपको समझाता हूं मैं थोड़ा सा मैप में। देखिए, नर्मदा अपनी जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलती है और ऐसे बहते हुए आपको पश्चिम बंगाल में चले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सेम चीज यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और ऐसे आती हुई फिर सीधे आकर के ऐसे यहाँ से आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी तरह से गोदावरी नदी यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है और आकर के आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, इसी तरह से गोदावरी, फिर इस तरह से कृष्णा नदी और फिर इस तरह से कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। आते हैं जो अपनी नर्मदा नदी है, अपने मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी यहाँ से बहती है और फिर आपका कहाँ चली जाती है, गुजरात की बंगाल की, गुजरात में जाकर के अरब सागर में समा जाती है, बंगाल की खाड़ी का एरिया में। ठीक, सॉरी, यहाँ पर अरब सागर में। इसी तरह से ताप्ती नदी भी यहाँ से निकलती है और अरब सागर में चली जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आर्द्र भूमि और जलग्रस्त भूमियाँ होती हैं वो इन नदियों के किनारे पाई जाती हैं। क्यों इसलिए पाई जाती हैं, क्योंकि इन नदियों के किनारे काफ़ी समय तक पानी जमा रहता है, पानी बना रहता है, और पानी बना रहने के कारण ही यहाँ पर काफ़ी समय तक नमी बनी रहती है उनके आसपास क्षेत्र में। तो वहाँ पर जो वेटलैंड्स पाए जाते हैं, पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो प्यारे मित्रों, आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ पाई जाती हैं, वेटलैंड्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ काफ़ी समय तक पानी का डिपोजिशन होता रहता है। ये आप परिभाषा आप बोर्ड में जो लिखा हुआ है उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बताता हूं कि इन आर्द्र भूमियों को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आखिर ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो तरह से हैं, एक तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरी चीज आपको जानना चाहिए, आपको जनरल नॉलेज क्लियर होगा इससे। देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ विशेषताएं और लाभ, मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। मैंने मैप में बहुत सारी आर्द्र भूमियां मेंशन कर रखी हैं, तो इनके क्या फायदे होते हैं। एक मैंने पॉइंट लिख रखा है, जल को प्रदूषण से मुक्त बनाता है। देखिए, आजकल भारत में इसमें प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ये जो आर्द्र भूमियां मैंने अभी आपको बताई ना यहाँ पर मैप में, जो यहाँ पे इनके किनारे पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। अब कैसे जल को प्रदूषण को मुक्त बनाती हैं, देखिए, काफी समय तक वहां पर जल का डिपोजिशन होता रहता है, और जब जल का डिपोजिशन होगा तो वहां पे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे ग्रो हो जाएंगे, जलीय पौधे ग्रो हो जाएंगे कि नहीं होंगे, होंगे, जलीय पौधे ग्रो हो जाएंगे। जलीय पौधे ग्रो होने की वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से वहां पे जो पानी होगा ना वो स्वच्छ रहेगा, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी। तो इस वजह से ये एक पॉइंट बन जाता है कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं पानी को प्रदूषण से मुक्त बनाती हैं। मैंने लिखा है जल जमाव के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए, अवसादों को रोककर, मतलब अवसाद मतलब यहाँ पर जो डिपोजिशन होते हैं, किसमें डिपोजिशन होते हैं, नदियों में। बताता हूँ आपको, अवसादों को रोककर नदियों में गाद के जमाव को कम करती हैं। ठीक है ना। ये वेटलैंड्स कैसे कम करती हैं, नदियां बह रही होती हैं, अब उनके चारों तरफ ये वेटलैंड्स हैं, तो जब नदियां बह रही होती हैं उसमें बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी,
लकड़ी आज बहुत सारी चीज़ें भी बह रही होती हैं। तो जब ये वेटलैंड्स वहाँ आसपास उनके नदी के किनारे होते हैं तो वो जो डिपोजिशन होते हैं उनमें फंस जाते हैं, और जब वो फंस जाते हैं तो नदी का जो बहाव होता है बढ़िया बना रहता है और जो डिपोजिशन है साइड में आकर के रुक जाते हैं। तो यही बात मैंने लिखी है कि अवसादों को रोककर नदियों में गाद के जमाव मतलब जो डिपोजिशन है उसको कम कर देती हैं और नदियों का प्रवाह बढ़िया बना रहता है। एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट समझिए, बाढ़ के प्रभाव को कम करती हैं और मिट्टी कटाव को भी कम करती हैं। कैसे? देखो, बाढ़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी नदियों में बह जाता है। अब जब बहुत ज़्यादा नदियों में पानी बहने लगता है तो जब पानी की मात्रा बहुत होती है, फ्लो भी बहुत होता है, तो ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं नदी के चारों तरफ, तो जो क्या करती हैं, जो बाढ़ का फ्लो होता है ना उसको कम कर देती हैं। जब मतलब जो पानी का फ्लो होता है उसको कम कर देती हैं। अब जब पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो मिट्टी कटाव ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो इस तरह से नदी के चारों तरफ जो मिट्टी का कटाव होता है, क्षरण होता है, वो इनकी वजह से कम हो जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, किडनी ऑफ लैंडस्केप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किडनी ऑफ लैंडस्केप। क्यों बोला जाता है? यहां मैंने लिखा है जहरीले तत्वों को निष्क्रिय कर देती है। कैसे? जहरीले तत्वों को किडनी ऑफ लैंडस्केप या फिर प्रकृति का गुर्दा किसको कहा जाता है? पहले आप ये जानो गुर्दा क्या होता है। हमारे शरीर में भी किडनी होती है, सभी जानवरों में किडनी होती है। इसी तरह से पेड़ पौधों की या फिर हमारे पर्यावरण की या फिर हमारे पारिस्थितिकी की जो प्रकृति का गुर्दा यही होती है। कौन? वेटलैंड्स होती है। हमारे यहाँ किडनी है और प्रकृति में इनको कहा जाता है किडनी ऑफ लैंडस्केप। क्यों बोला जाता है? किडनी का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो खून होता है ना, खून को छानने का काम करती है। कौन? किडनी। और जो खून होता है शुद्ध कर देती है और जो गंदा पानी होता है पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो किडनी का काम क्या होता है? छानन करना। तो इसी तरह से ये जो आर्द्र भूमियां है ना, ये एक तरह से छानने का काम करती हैं। किनको? जो प्रकृति में आसपास नदी में या फिर जलग्रस्त भूमियां हैं, यहाँ पर कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं या पॉइजनस तत्व होते हैं कहीं पर, तो उसको ये खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी लगातार जमा रहता है तो उनको ऑक्सीजन पानी मिल नहीं पाता है। इसकी वजह से वो जो है वहाँ पर जहरीले तत्व को निष्क्रिय कर देती है, जिससे वहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा बना रहता है, पर्यावरण अच्छा बना रहता है। इसी वजह से इनको प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात, भूजल स्तर को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जलग्रस्त भूमि होगी तो वहाँ पर पानी का डिपोजिशन बना रहेगा काफी समय तक, और यही तो है जलग्रस्त भूमि, पानी का डिपोजिशन बना हुआ है। जब पानी का डिपोजिशन काफी समय तक वहां बना रहेगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पर जो आसपास क्षेत्र है ना, वहां पे जो जल का लेवल है थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो भूजल स्तर को बढ़ा देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसकी विशेषताओं में लिख सकते हो या फिर ऐसे कह सकते हो कि आर्द्र भूमि के होने के से हमें क्या फायदे होते हैं। ये 5-6 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। अगली बात बताता हूं, रामसर सम्मेलन। देखिए एक बार क्या हुआ था, ये बात है 1971 की। ईरान का एक शहर है, पूरा विश्व का मैप पढ़ेंगे तो ईरान है हमारे पश्चिमी एशिया में, ईरान एक शहर है। तो ईरान के एक शहर है रामसर शहर। वहां पर क्या है, 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन किया गया, और उस सम्मेलन में क्या किया गया, इसी तरह की जो वेटलैंड्स हैं पूरे विश्व में जो वेटलैंड्स हैं वहाँ के लोग इकट्ठे हुए कि भाई हमें इन वेटलैंड्स, जिन्हें प्रकृति का गुर्दा भी कहा जाता है, इनको बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईरान का रामसर सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को क्वेश्चन पूछा गया है, और कहाँ हुआ? ईरान में। तो बेसिकली ये हुआ क्यों था, जो वेटलैंड्स है ना, उन्हीं वेटलैंड्स को संरक्षण के लिए किया गया था ये रामसर सम्मेलन। और क्या होता है जब ऐसे सम्मेलन होते हैं तो भाई कहाँ पे कितनी वेटलैंड्स हैं, क्या उन वेटलैंड्स में उनका हनन तो नहीं हो रहा या उनमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, और किस तरह से वो मतलब देश के लिए और पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी बातों में ऐसे सम्मेलनों में चर्चा होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। आपको बता दूं कि भारत
इसमें 1982 में शामिल हुआ था। आज वर्तमान में यहाँ पर बहुत सारे देश शामिल हो चुके हैं, लेकिन भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था, ये बात याद रखना है। फिर जब भारत 1982 में शामिल हुआ तो वर्तमान समय में भारत के लगभग 37, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वर्तमान में भारत के कुल 26 + 1 + 10, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि शुरू में इसमें 26 थी, फिर अभी एक जो साइड जुड़ गई, ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये साइड सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, कहाँ गया देशवन, ये सुंदरवन वेटलैंड्स है, ये यहाँ पर ये 27वीं थी, और फिर 10 जो अभी जुड़ी हैं, 10 में अभी आपको बताऊंगा 2019 में जुड़ी हैं, कौन कौन सी अभी बताऊं। तो टोटल भारत में इस समय रामसर साइट कितनी हो गई हैं, 27 रामसर साइट की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में तो मोर देन 100 वेटलैंड्स हैं, लेकिन रामसर साइट में हमारी टोटल कितनी है, 37। ये डाटा बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है भारत में इस समय, तो वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, ये कहां पर है, केरल में। यहां पर वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि वेटलैंड्स, ये केरल पे है। और सबसे छोटा कहां पर है, रेणुका वेटलैंड्स है, ये आपका पंजाब में है। ये है हमारा पंजाब, और पंजाब में है आपका कौन सा, रेणुका वेटलैंड्स, और ये है हमारा पंजाब। पंजाब में ये है रेणुका वेटलैंड्स, काजली झील, रोपण झील, हरिके झील, केशवपुर, नांगल और नांगल झील, रेणुका झील, ठीक है, आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये रेणुका झील यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। तो रेणुका झील सबसे, सॉरी यहाँ पर रेणुका झील आपका पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश, आप लोग लिख लीजिएगा, ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया था। तो रेणुका झील आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे छोटा आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा 2020 में जो सम्मेलन हुआ था वेटलैंड्स के लिए, उसकी थीम क्या थी, वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। हिंदी में इसको बोलें तो आर्द्रभूमि और जैव विविधता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैंने अभी आपको 37 रामसर साइट बताई। आइए समझाता हूं एक एक करके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी साइट को आप मैप में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद करना सरल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ऊपर से शुरू करता हूं। देखिए, ये है हमारा जम्मू कश्मीर राज्य, और जम्मू कश्मीर राज्य में इस समय 4 हमारी रामसर साइट हैं। कौन कौन से, टसो मोरारी वेटलैंड, वुलर झील वेटलैंड, होकेरसर वेटलैंड और सुरिनसर मानसर झील वेटलैंड। तो 4 हमारे हो गए जम्मू कश्मीर में, आप लोग लिख लीजिएगा। तसो मोरारी, वुलर झील, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर झील, ये वेटलैंड हो गए। आइए समझते हैं, ये है हमारा पंजाब राज्य। और पंजाब राज्य में आपको एक और फैक्ट बता दूं कि सबसे ज्यादा वर्तमान समय में 2019 के बाद वर्तमान समय में वेटलैंड्स कहां पर हैं, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वेटलैंड साइट के साथ इस समय यूपी सबसे टॉप में है। और पंजाब देखिए, पंजाब दूसरे नंबर पे है। पंजाब में कौन कौन सी वेटलैंड्स है, काजली झील वेटलैंड, रोपड़ झील वेटलैंड, हरिके झील वेटलैंड, केशोपुर मियानी वेटलैंड, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड और नांगल वेटलैंड। एक बार फिर से बताता हूं, काजली झील वेटलैंड, रोपड़ झील वेटलैंड, हरिके झील वेटलैंड, केशोपुर मियानी वेटलैंड, ब्यास कंजर्वेशन वेटलैंड, नांगल वेटलैंड। देखिए ये 3 जो है ना, मैंने यहाँ पर देखिए सर्कल डॉट बनाए हुए हैं, ये 3 जो है ना पंजाब की, ये तीनों केशोपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगल, ये तीनों 2019 में शामिल की गई हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो 2019 में कौन हो गई, 3 ये हो गई। चलिए आते हैं राजस्थान में। देखिए मैंने आर लिखा हुआ है। राजस्थान में इसमें 2 वेटलैंड हैं, एक है सांबर झील और एक है केवलादेव घाना पक्षी विहार वेटलैंड। तो आप लिख लीजिएगा सांबर झील, केवलादेव घाना पक्षी विहार वेटलैंड। और नीचे चले आते हैं, गुजरात में केवल एक वेटलैंड साइट है, नल सरोवर। ये है मध्य प्रदेश में, देख लीजिए भोज आर्द्रभूमि है, केवल एक वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। देखिए मैंने फिर यहाँ पर डॉट बनाया हुआ है। डॉट वाले जो है ना, आप याद रखिएगा, मैं 3 जगह डॉट बनाया हूँ, बता देता हूँ। 1 2 3, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये होगा, एक जगह ये हुआ। डॉट बनाने का सिर्फ मतलब ये है कि ये 2019 में शामिल की गई हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नादुर मधमेश्वर, क्यों, क्योंकि नादुर मधमेश्वर महाराष्ट्र की वेटलैंड साइट है। और इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि नादुर मधमेश्वर
महाराष्ट्र में ये पहली वेटलैंड है। इसके पहले महाराष्ट्र में कोई वेटलैंड नहीं थी। अब 2019 में पहली वेटलैंड आ गई नादुर मधमेश्वर। चलिए और नीचे चले आए तो केरल में देखिए, केरल में 3 वेटलैंड है, वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि जो भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है, ये वाली वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, अष्टमुडी आर्द्र भूमि और सष्टम कोट्टम झील वेटलैंड। तो 3 केरल में हो गई। चलिए आइए तमिलनाडु में देखिए, ये है तमिलनाडु राज्य हमारा, यहाँ पर पॉइंट कैलिमर वेटलैंड है, एक ही तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में देखिए एक है कोलेरू झील वेटलैंड आर्द्र भूमि, ये आंध्र प्रदेश हो गया। और ये उड़ीसा राज्य देखिए, उड़ीसा राज्य में एक है भितरकनिका झील वेटलैंड और चिल्का झील, ये दोनों ही कहां पर हैं? उड़ीसा राज्य में। ये है हमारा उड़ीसा राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य में देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य में 2 वेटलैंड हैं, कौन कौन सी? पूर्वी आर्द्र भूमि ये और सुंदरबन वेटलैंड, देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ, ये 2019 में भी इसका भी निर्माण हुआ है, मतलब साइट घोषित की गई कब? 2019 में। इसको भी 2019 में शामिल किया गया। तो ये भारत की 27th वेटलैंड है। क्यों? 27 के बाद फिर सीधे 10 वेटलैंड घोषित की गई और टोटल संख्या हो गई कितनी? 37। तो वो 10 कैसी हुई? 10 ये वाली हो गई, 6 ये घोषित हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी बताता हूं कौन कौन सी हो गई। 6 ये हो गई, 3 ये हो गई और 1 ये हो गई, 3 ये हो गई आपकी। ठीक है, तो इस तरह से 10 साइट यहां घोषित की गई 2019 में। तो 27वीं जो मैंने 1 लिखी है वो ये है सुंदरबन, और फिर जो 10 लिखी हैं 10 2019 में आई, तो 6 ये, 3 ये और 1 ये। तो इस तरह से आपके यहां पर मैंने बताई सुंदरबन वेटलैंड। ठीक है, और ये पूर्वी आर्द्र भूमि। ऊपर चले जाइए त्रिपुरा में, तो ये रुद्रसागर वेटलैंड है, मणिपुर में लोकटक झील वेटलैंड है और असम में दीपार झील वेटलैंड है। और अब मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में इसके पहले सिर्फ 1 वेटलैंड थी, वो कौन थी? अपर गंगा नदी वेटलैंड। लेकिन 2019 में मैंने फिर से बता रहा हूं 6 बनी। कौन कौन सी? नवाबगंज वेटलैंड, पार्वती आगरा वेटलैंड, समन, समासपुर, सांदी, सरसई नवार वेटलैंड। तो आप इसको एस से याद कर सकते हो, 4S याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कौन कौन? समन, समासपुर, सांडी, सरसई नवार वेटलैंड। तो इस तरह से टोटल सबसे ज्यादा साइट हो गई कहां पर? यूपी में। पहले 1 थी, अब 7 हो गई। चलिए, तो इस तरह से प्यारे मित्रों मैंने लगभग सारे फैक्ट यहां पर कवर कर दिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा या फिर सीधे स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल मैंने यहां से खत्म कर दिया वेटलैंड वाला टॉपिक। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन और इसमें बनता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? अभी कुछ किताबों में लिखा हुआ है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि कुछ नई किताबें हैं, वहां 26 दी हुई हैं, कुछ नई किताबें हैं उनमें 27 दी हुई हैं और कुछ किताबों में 37। तो 37 बहुत कम किताबों में है, दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पड़ना। टोटल साइट कितनी हो गई? 37। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की कौन कौन सी साइट शामिल की गई हैं? मैंने लिखा है केवला देवघाना पश्चिम बिहार राजस्थान, ये वाली देखिए, और एक है लोकटक झील मणिपुर। ये 2 साइट ऐसी हैं, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई हैं। फिर आप पूछोगे सर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या जो शामिल की गई? देखो, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कुछ नहीं है, रामसर सम्मेलन हुआ था ना, उसी रामसर सम्मेलन में एक रिकॉर्ड बना दिया गया जिसमें यह कहा गया कि जो किसी देश की वेटलैंड है वहां पर इकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पारिस्थितिकी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब क्यों मिलते हैं? वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, या कोई टेक्नोलॉजिकल वहाँ एक्टिविटी हो रही हो तो हो सकता है, या प्राकृतिक एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से भी, मतलब पारिस्थितिकी परिवर्तन उस वेटलैंड में देखने को मिलता है। तो उसमें शामिल उसको बोल दिया जाता है कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आई है, और हर देश या विदेश जो भी कंट्री है यही कोशिश करती है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उसकी कम से कम साइट शामिल हो। आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत की 2 साइटें हैं, एक है केवलादेव घाना पश्चिम बिहार, लोकटक झील मणिपुर। आपको फैक्ट याद रखना है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी शामिल है? केवलादेव घाना पश्चिम बिहार और लोकटक झील मणिपुर। आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी उड़ीसा की चिल्का झील है ना, इसको भी पहले शामिल किया गया था, लेकिन अब इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है। अब केवल 2 हैं और भारत बहुत जल्दी कोशिश करेगा कि इनको भी यहां से निकलवा लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना है, केवल फैक्चुअल डाटा है। MR में कौन कौन से? केवलादेव घाना पश्चिम बिहार और
और लोकटक झील मणिपुर। तो प्यारे मित्रों, यहाँ से जलग्रस्त भूमि वाला टॉपिक खत्म होता है। अब मैं कुछ और फैक्ट बताता हूँ आपको। कुछ ऐसे फैक्ट है जो कच्छ का रण है, अब ये अपना कच्छ का रण गुजरात है, ये कच्छ की खाड़ी है और ये कच्छ का रण वाला भाग है, ये कच्छ का रण है। यहाँ पर जंगली गधा का प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है ना। अब असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों जो असम है, असम में दोनों राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस हैं? एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। दाचिंगम जो जम्मू कश्मीर में है वो सफेद भालू के लिए फेमस है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। जल्दापारा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। दाचिंगम जो जम्मू कश्मीर में है राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? सफेद भालू के लिए। केओलाडियो नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान में है। ये किसके लिए फेमस है? तो केओलाडियो नेशनल पार्क आपका साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। इसी तरह से वन विहार नेशनल पार्क कहां पर है? भोपाल में। ये सफेद बाघ के लिए फेमस है। देखो एक बात आप याद रखना, वन विहार नेशनल पार्क मैंने आपको टाइगर रिजर्व बताए थे, वहां पर नहीं है। जो वन विहार है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, याद रखना। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर मध्य प्रदेश के देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय KPS BPS याद रखना है, कान्हा, पन्ना और आपका सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच और संजय डुबरी। ऐसे मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बात बताई थी। तो ऐसे ये तो इतने हो गए, लेकिन वन विहार शामिल नहीं है टाइगर रिजर्व में। ये मैंने टाइगर रिजर्व बताए, तो टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सफेद बाघ का प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ से कुछ फैक्ट के साथ मैं इस लेक्चर को करता हूँ खत्म। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। इस समय का यूटिलाइज करें। कोरोना वायरस फैला हुआ है तो जो अपनी स्टडी है थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन आप लोग मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।